हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। चलिए देखिए, मैं आपके सामने हिस्ट्री की वीडियो लेके आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में कैसे प्रशासन का विकास हुआ और फिर 1858 के बाद 1947 तक ये प्रशासनिक विकास का क्रम जारी रहा और उसी आधार पर भारत के संविधान का निर्माण हुआ। तो उसी कड़ी को मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो के रूप में ये बना रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो 10 मिनट 12 मिनट, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे एक्ट्स बताना मुश्किल है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आ जाइए मेरे साथ आप। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में प्रशासनिक विकास। ठीक है, तो हम ये प्रशासनिक विकास जो है शुरू करेंगे 1773 से लेकर के और हम ले जाएंगे 1947 तक। तो ये पूरा का पूरा क्रम होगा 1773 से 1947 तक। और आप देखेंगे मैंने कोई भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा आगे, वो मैं यहीं पर लिखकर आपको समझाऊंगा सारा का सारा। देखते हैं ये प्रयास कैसा लगता है, आपको समझ भी आती है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की पहले मैं आपको बताऊं। देखिए ये कोई पहला कानून है जो भारत में पास हुआ है, यानी ठीक बात है, इससे पहले कानून लागू नहीं हुए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार ब्रिटेन की संसद ने भारतीय मामलों में क्या किया है, इंटरफेयर किया है इसके द्वारा। इसका क्या मतलब है आप ये समझिए। चलिए पहले मैं इससे पहले आपको पीछे ले चलता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हमें याद हो तो आपको 1599 का एक चार्टर याद होना चाहिए। कब का चार्टर है? 1599 का। इसी चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक बात है, इंग्लैंड में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना, इसी 1599 के चार्टर द्वारा हुई थी। इस चार्टर को 31 दिसंबर 1600 में किसने? महारानी एलिजाबेथ थी वहां पर। महारानी एलिजाबेथ ने इसे मान्यता दी थी। और क्या मान्यता दी थी महारानी एलिजाबेथ ने? आप देखिए 15 साल के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने शुरुआती वर्षों में 15 साल के लिए पूर्व के देश, यहाँ पे भारत मेंशन नहीं था, ठीक है, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की ये जो अनुमति मिली थी एलिजाबेथ द्वारा, वो 1599 का ही चार्टर था। एलिजाबेथ द्वारा साइन किया गया था 31 दिसंबर 1600 को। ठीक होगी बात। चलिए एक बात तो ये हो गई। उसके बाद ना एक 1726 की राजलेख है, यानी सरकारी घोषणा है, आप ऐसे समझ लीजिए। इसमें क्या हुआ था? देखिए इस समय तक इनके ना कई अड्डे थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के। मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसी बोलेंगे जिन्हें हम, 3 अड्डे होंगे। एक होगा कलकत्ता, एक होगा मुंबई और एक होगा मद्रास। यहाँ 3 इनके सेंटर बने हुए थे। ठीक बात है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। और होता क्या था, हर जगह पे ना गवर्नर होता था। कलकत्ता के लिए अलग गवर्नर, मुंबई के लिए अलग गवर्नर और मद्रास के लिए अलग गवर्नर। तो हर प्रेसिडेंसी के लिए एक गवर्नर होता था। तो 1726 के द्वारा क्या किया गया था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे ना, गवर्नर को कानून बनाने यानी विधि बनाने की शक्ति दी गई थी। ठीक बात है, इसे जरा सा याद रखिएगा 1726 की घोषणा द्वारा। ठीक है, इसके बाद मैं आगे शुरू करता हूं और अपने उस पे आता हूं कि हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं। चलिए आ जाइए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले तो आपको ये समझना चाहिए इस रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास हुआ है ना। पहला तो हमारा यही क्वेश्चन होता है कि भाई क्या कारण है, क्यों आया है रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम उसी चीज को पहले समझ लेते हैं। देखिए आप जानते हैं 1765 पहले तो 1757 में पलासी जीते थे ये। ठीक है, 1757 में क्या जीता था? पलासी जीता था। 1764 में क्या जीता था? बक्सर जीता था। ये सब पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके बाद 1765 में एक संधि हुई थी। संधि का नाम क्या था? संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। आपको याद होगा इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को क्या मिला था? दीवानी और निजामत का अधिकार ले लिया था इन्होंने, है ना।
दीवानी और निजामत का। दीवानी खुद किया था और निजामत का अधिक जो शक्तियां थी ये भारतीय द्वारा की गई थी। पर्दे के पीछे से ईस्ट इंडिया कंपनी खुद थी। तो इसी जो शासन को कहा गया था वो कहा गया था द्वैध शासन। अगर आपको याद हो, मैं पिछली वीडियो में सब पढ़ा चुका हूं। तो द्वैध शासन को हमने पढ़ा था। ये भारत में लागू हुआ था 1765 में और ये 1772 तक लागू रहेगा। 1765 में लागू किसने किया था? हमने पढ़ा था क्लाइव ने लागू किया था। उसके बाद आगे वाले गवर्नर जनरल भी इसे लागू रखेंगे और 1772 में हमारे यहाँ पे जो गवर्नर जनरल आएगा उसका नाम होगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बन के आएगा और वो ये जो द्वैध शासन को समाप्त कर देगा, है ना, द्वैध शासन को समाप्त कर देगा। तो यहां तक तो हमने बात पढ़ ली थी। लेकिन आप कहेंगे द्वैध शासन का यहाँ जिक्र क्यों किया? देखिए, द्वैध शासन से हुआ क्या था? द्वैध शासन से बहुत लूट मची थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो लूट मची थी वो द्वैध शासन से मची थी। मैं आपको पीछे बता चुका हूं। द्वैध शासन का तत्काल ही एक परिणाम भी दिखा था। क्या परिणाम था? 1770 का बंगाल का अकाल। बंगाल का जो अकाल है ना, वो द्वैध शासन का तुरंत और तात्कालिक परिणाम निकला था। और इतना बुरा हाल हुआ था बंगाल में कि बंगाल का अकाल में आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि द्वैध शासन पर तुरंत ही उंगलियां उठने लगी थी। द्वैध शासन के बारे में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी आलोचना करी है कि ऐसा लूट का शासन कहीं नहीं देखा। ठीक है, बुरा हाल मचा हुआ था। चलिए, तो द्वैध शासन का जो बुरा हाल मचा हुआ था उससे अब क्या होते हैं फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जब 1770 में क्या हुआ? बंगाल का अकाल। मैं आपको घटनाएं जोड़ रहा हूं, फिर हम आगे चढ़ेंगे। बंगाल का अकाल हुआ, ठीक बात होगी। और 1770 में हैदर अली का उत्थान हो रहा था, तो हैदर अली ने इस समय कर्नाटक जीता। आप कहेंगे क्या हुआ? हैदर अली ने कर्नाटक जीता। मैं आपको वो कारण बता रहा हूं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास करना पड़ा। तो बंगाल में अकाल पड़ा, बुरा हाल हुआ, कंपनी की स्थिति डाउन हुई और हैदर अली ने जब कर्नाटक जीता तो हैदर अली का उत्थान हो रहा था। तो ऐसे लगा कि हैदर अली शक्ति के रूप में उभर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर देगा। तो इससे जब ये सूचना इंग्लैंड पहुंची ना, इंग्लैंड खबर पहुंची कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत भारत में खराब होती जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर गिर गए। क्या हो गया? शेयर की कीमत गिर गई, कीमत बहुत गिर गई। अब कीमत बहुत गिर गई और कंपनी का आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ठीक होगी बात? तो ये स्थिति हुई। तो आप कहेंगे कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो इससे क्या हुआ? कंपनी की एक तरफ तो आर्थिक स्थिति खराब हो गई, दूसरी तरफ मैं आपको और बताता हूं। देखिए, कंपनी के ऊपर ना पहले ही उंगली उठ रही थी और कंपनी के जो अधिकारी थे ना, वो क्या करते थे? अधिकारी निजी व्यापार करते थे, निजी व्यापार। अब यहां पर क्या हुआ? निजी व्यापार करते थे, दस्तक का दुरुपयोग करते थे। मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं दस्तक क्या होता था। कंपनी को एक बिना चुंगी के माल लाने ले जाने का जो मिला हुआ था अधिकार, वो दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था? इससे हो रहा था एक ना विपरीत स्थिति पैदा हो गई। कहेंगे कैसी? कंपनी तो जा रही थी नुकसान में, कंपनी को हो रहा था नुकसान। और जो कर्मचारी क्या करते थे? अपना प्राइवेट व्यापार कर रखा था इन्होंने, नियुक्ति तो हो रखी थी कंपनी की तरफ से, लेकिन अपना प्राइवेट निजी व्यापार करते थे, कर्मचारी लाभ में थे। तो ये दोहरा स्थिति थी। आप मानेंगे नहीं, द्वैध शासन के बाद 1765 से और 72 तक, मैं तो 65 बोल रहा हूं, इतिहासकार कहते हैं 1757 पलासी के बाद और 1772 तक जब भी यहाँ पे ब्रिटेन में होड़ मची कि कोई किसी तरह से भारत में नियुक्ति करवा लो, और यहाँ पे आते, साल 2 साल नौकरी करते और बैग भर भर के घर ले जाते। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 साल नियुक्ति करी और धन भर भर के इंग्लैंड में ले जा रहे हैं कर्मचारी, तो उनके पड़ोसी जिनकी नियुक्ति नहीं हुई उन्हें तो दिक्कत होगी। तो क्या होने लगा? उंगली उठने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या होने लगी? उंगली उठने लगी। कहने लगे इसके पास क्या ऐसा सोना मिल गया है कि इतना धन लूट लूट के ला रहे हैं। और दो विरोधी स्थिति, कंपनी तो अपने को घाटे में दिखा रही है, कर्मचारी लाभ में हो रहे हैं। तो ये तो बड़ी स्थिति हुई ना, कंपनी जो है घाटे में है और एम्प्लॉय जो है फायदे में है। तो ये दो विपरीत स्थिति होने लगी और कर्मचारी और कंपनी की कार्य प्रणाली पर उंगली उठने लगी। लेकिन तब भी ब्रिटेन की संसद महारानी के
आज्ञा पत्र द्वारा कंपनी काम कर रही थी, तो इन्हें कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबार में इंटरफेयर किया जाए। अब इस पर चर्चा होने लगी कि इंटरफेयर करे, ब्रिटेन की संसद को इंटरफेयर करना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में। तो क्या हुआ आप देखते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में इंटरफेयर हो रहा था, हम कहते हैं कि दबाव बन रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पता है क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 लाख पौंड ब्रिटिश सरकार को देना शुरू कर दिया। अब आप समझिए, मतलब अपनी लूट में ब्रिटिश सरकार को भागीदार बना लिया इन्होंने कि भाई हमारे पर उंगली ना उठे किसी तरह से। ठीक होगी बात, बढ़िया बात होगी। और जब 4 लाख पाउंड देने लगा तो कुछ समय के लिए इनके ऊपर उंगली उठनी बंद हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो खतरा आ रहा था ना, संसद में दबाव बन रहा था कि इसकी जांच करो, वो टल गया। लेकिन मैंने आपको बताया कर्नाटक विजय और बंगाल के अकाल के बाद कंपनी की स्थिति खराब हुई। तो कंपनी की स्थिति खराब हुई तो कंपनी ने पता क्या करा, कंपनी ने ब्रिटेन की संसद से कहा कि आप हमें एक तो 10 लाख पाउंड का ऋण दे दो। ब्रिटेन की संसद से कंपनी ऋण मांग रही है, ऋण मांगा 10 लाख पाउंड का। और दूसरा पता क्या कहा, जो हम 4 लाख पाउंड आपको देते हैं ना, जो मैंने आपको कहा कि सरकार को दे रही थी, उसमें छूट मांगी कि हम ये भी नहीं दे पाएंगे, इसमें भी छूट दो। अब ब्रिटेन की सरकार कब तक चुप थी, जब तक उसके पेट भर रहा था, उसे भी लूट में भागीदारी मिल रही थी, तब तक वो चुप थी। अब वो कह रहे हैं जो मिल रहा था उसमें भी छूट करो और हमें भी ऋण दो। तो अब ब्रिटेन के वहां पर हल्ला मच गया। पता है इसी समय एक और चीज भी घटी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कंपनी अपने आप को दिवालिया दिखा रही है, कह रही है कि मैं जो आपको देती हूँ सरकार को उसमें छूट दो और मुझे ऋण दो। दूसरी तरफ कंपनी के जो डायरेक्टर होते, प्रोपराइटर होते थे, प्रोपराइटर आप समझते हैं, प्रोपराइटर का मतलब है कंपनी के जिनका पैसा लगा हुआ है, मालिक है ना, जिस शेयर धारक है कंपनी के, जो शेयर धारक हैं वो। तो प्रोपराइटर को कितना लाभ मिलता था, प्रत्येक प्रोपराइटर को 6.25% लाभ मिलता था। अब कंपनी नुकसान में जा रही है तो इनका भी तो लाभ कम होना चाहिए, जब ब्रिटेन की सरकार का आप पैसा कम कर रहे हो। कंपनी ने क्या करा, ये 6.25% को बढ़ाकर 12.5% कर दिया। तो ब्रिटेन में तो हल्ला मच गया, सरकार में भी हल्ला मच गया। कहने लगे ये हमारा तो पैसा दे नहीं रहे, और बल्कि जो 4 लाख पाउंड दे रहे वो तो दे नहीं रहे, बल्कि हमसे लोन मांग रहे हैं, और अपने जो बिजनेस के पार्टनर हैं उनका ये लाभ 6.25 से 12.5 कर रहे हैं। कह रहे कुछ तो दाल में काला है, इसके लिए क्या करें, इसके लिए जांच बिठानी चाहिए। तो अब क्या हुआ, कंपनी ने क्या कहा, ब्रिटेन की संसद ने क्या करा, एक परवर समिति बना दी। परवर समिति काई के लिए बना दी, परवर समिति ईस्ट इंडिया कंपनी की जांच हेतु परवर समिति का गठन कर दिया। कौन थे इस परवर समिति के अध्यक्ष, इस परवर समिति के अध्यक्ष थे बरगायन। बरगायन के नेतृत्व में परवर समिति का गठन कर दिया गया है। ठीक हो गई बात। परवर समिति की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के बाद क्या किया गया, रिपोर्ट के बाद 2 काम हुए। नंबर एक तो ये हुआ, कंपनी ने ऋण मांगा था ना, कंपनी को ऋण दे दिया। उन्होंने कहा दे दो 14 लाख पाउंड का ऋण दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने कहा ऋण देंगे, चलो दे दिया। दूसरा काम किया, कंपनी की जांच के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया। ठीक बात है। तो आपको मैंने बताया रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के लिए क्या क्या प्रावधान हुए हैं, वो मैं आपको बता दिया, क्या कारण थे वो स्थिति बता दी है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, अब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है, उस पर मैं चर्चा करता हूं, इसके क्या क्या बिंदु थे। चलिए आइए मेरे साथ देखिए। अब इसके चेंज क्या क्या होंगे आपको देखना चाहिए। देखिए, एक चेंज तो होगा लंदन में, है ना, हमें समझना होगा एक चेंज कहाँ होगा, एक तो होगा लंदन में। लंदन में क्या व्यवस्था हुई पहले उस पर बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, लंदन में एक होता है, मैं COP लिखूंगा, इसका मतलब है कोर्ट ऑफ, मैं इसे लिख रहा हूं बोर्ड, BOP लिख रहा हूं। BOP का मतलब मैं लिख रहा हूं BOP मतलब बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर। ठीक बात है। बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर मतलब जिसका भी कंपनी में पैसा लगा हुआ है, यानी कि शेयर धारक। ठीक बात है, शेयर धारक। अब पहले तो बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर के लिए क्या चेंज किया गया, देखिए होता क्या था, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर अपने सदस्यों में से एक बोर्ड चुनता था जिसे हम बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक बात है। तो आप ऐसे समझ लीजिए,
कोई भी नीति निर्णय भारत में क्या होगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा बनाया जाता था। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्यों में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य चुने जाते थे। अब भारत में जो भी डायरेक्शन होगा वो इनके द्वारा दिया जाएगा, है ना। तो भारत में जो भी निर्णय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा दिया जाता था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सदस्य होगा, कौन नहीं, पहले कोई शर्त ही नहीं लगा रखी थी, कोई योग्यता ही नहीं लगा रखी थी। यानी कि बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर का हर सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल था। अब इसमें शर्त लगा दी गई, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य बनना है। इसके लिए क्या शर्त लगाएगी, नंबर 1 शर्त यह लगा दी गई कि सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, मैं इसे एक बार देखता हूं, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर में नंबर 1 क्या किया गया, वोट देने का अधिकार। वोट कौन देगा, वोट वो देगा नंबर 1 जो कम से कम 1000 पौंड का स्वामी हो। यानी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के सभी सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मान लीजिए किसी का पैसा ज्यादा है, किसी का कम है, तो इसकी लिमिट लगा दी कि सब वोट नहीं देंगे, जी कम से कम 1000 पौंड का उसका शेयर हो कंपनी में, तब वो वोट देने का अधिकार हो। दूसरा, कम से कम कब तक, 1 साल पहले हो वो मेंबर हो कंपनी का। ये नहीं कि नया सदस्य बना और थोड़ा सा पैसा लगाया और सीधा बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वोट देने का अधिकार मिल गया, नहीं, वोट नहीं दे सकता। ठीक होगी बात। तो अब कंपनी का जो इंग्लैंड में सर्वोच्च मंडल होता था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, है ना। बात क्या कर रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय कौन है इंग्लैंड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसके द्वारा चुना जाता था, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा। ये कौन है, ये हैं शेयर धारक जिनका कंपनी में पैसा लगा हुआ है। ये कौन है, चुने हुए। ठीक बात है। तो मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं या ऐसे बना सकता हूं, आप देख लीजिए। ये पूरा का पूरा हो गया बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर में से कुछ सदस्य चुने गए तो वो क्या हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य चुने जाते थे वोटिंग द्वारा। कौन चुनेगा, मैंने आपको बताया कम से कम 1 साल पहले तो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर का मेंबर हो और कम से कम 1000 पौंड की संपत्ति का मालिक हो। ठीक होगी बात। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चुने गए वो कौन होते थे, क्या होते थे, आप देख लेते हैं। इनकी संख्या निश्चित की गई, पहले ही निश्चित नहीं थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने होंगे, 24 मेंबर होंगे। नंबर 1 बात, कितना कार्यकाल होगा, इनका कार्यकाल 4 साल, यानी 4 साल बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होगा। नंबर 2 बात, और हर साल 1/4 सदस्य रिटायर होंगे, है ना। हर साल 1/4 सदस्य रिटायर होंगे, यानी 4 साल में नए आने सारे, तो 1/4 1/4 1/4 करके हर साल 1/4 सदस्य रिटायर होंगे। ठीक बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही भारत में कोई भी निर्णय लिया जाएगा, कंपनी के सारी गतिविधियों को डायरेक्ट करने का जो अधिकार है, निर्देश देने का अधिकार है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है। ये मैंने आपको बताया। नंबर 1 पार्ट, लंदन में क्या स्थिति हो गई है आप देख लीजिए। अब भारत में क्या चेंज हुआ है वो देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में एक परिषद बना दी गई। क्या बना दी गई, परिषद, शासन करने के लिए। ठीक बात है। शासन करने के लिए परिषद में कौन कौन थे, एक तो था गवर्नर जनरल और उसके साथ 4 सदस्य, यानी परिषद में टोटल मेंबर कितने हो गए, 1+4। इसे तो गवर्नर जनरल बोलते थे। ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और इन्हें 4 जो मेंबर थे इन्हें पार्षद बोलते थे। ठीक बात है, क्या बोलते थे, पार्षद। परिषद के सदस्य पार्षद कहलाते थे, 4 सदस्य। ठीक होगी बात। अब ये हमारे यहाँ पे जो शासन का जो प्रावधान है ये है जी। ठीक बात है। नंबर 1 बात होगी। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनकर आएंगे। बिल्कुल ठीक बात हो जाएगी। इसके अलावा ये 4 सदस्य कौन कौन है वो देख लेते हैं। नंबर 1 है फ्रांसिस, है ना, फ्रांसिस है नंबर 1। नंबर 2 कौन है, क्लेवरिंग। कौन है, क्लेवरिंग है दूसरा सदस्य। तीसरा सदस्य कौन है, बारवेल। ठीक हो गई बात। और चौथा सदस्य कौन है, मॉनसन। तो इस प्रकार से ये 4 सदस्य अपॉइंट हुए हैं। क्या क्या नाम है, फ्रांसिस, क्लेवरिंग
वॉरवेल और मॉनसन, है ना, ये 4 सदस्य हो गए। मैंने FCVM लिख दिया है, आप किसी भी तरह से कोडिंग करके याद कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा ये 4 और एक 5 सदस्य। अब मैं आपसे कहूँ गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य, ये निर्णय कैसे लेंगे, देखने की चीजें क्या है। निर्णय बहुमत से होना था यहाँ पे, आप समझे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कह दिया और गवर्नर जनरल ने कुछ निर्णय ले लिया और वो मान लिया, नहीं, निर्णय बहुमत से। तो गवर्नर जनरल वोट देता था, नहीं, गवर्नर जनरल केवल निर्णायक वोट देता था, यानी जब मत बराबर होते थे तभी गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार था। ठीक बात है। जो ये 1+4 का ये परिषद बनी है, इसको कहाँ का कार्य दिया गया है, इसको कार्य दिया गया है फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम कहाँ है, फोर्ट विलियम आपका कलकत्ता का प्रशासनिक सेंटर है। फोर्ट विलियम, यहाँ के सभी सैनिक और असैनिक कार्य गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा किए जाने थे और निर्णय बहुमत से होने थे। हमने ये बात कर ली है, ठीक बात है। अब दूसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल है प्लस 4 सदस्य हैं, आप ये समझ गए होंगे। अब आपसे पूछे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती थी, है ना। इनकी नियुक्ति COD करता था। COD मतलब या मैं कहूँ BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। ठीक बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसकी सिफारिश पर करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये सिफारिश करता था। ठीक बात है। इसकी सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट अपॉइंट करता था, आप समझ गए। यानी कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्ति होती थी, किसकी सिफारिश पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर होती थी। ठीक बात है। अब आप देख लीजिए, इसमें इनको हटाया भी ऐसे ही जाएगा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर इन्हें हटाया जाएगा, ऐसे नहीं हटा सकते। ठीक है, चलिए आपसे पूछे इनका कार्यकाल कितने साल का था, तो आप कहेंगे इनका कार्यकाल 5 साल का था। किसका, 4 सदस्यों का। 4 सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का था। तो मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल और 4 सदस्य, निर्णय बहुमत से होना है। अब यहाँ पे एक दो चीज और देख लेते हैं। जो गवर्नर जनरल था इसको वेतन कितना मिलता था, देख लीजिए, वेतन में भी डिफरेंस था, 25,000 पौंड। और जो अन्य 4 लोग थे ना, इनको कितना मिलता था, इनको मिलता था 10,000 पौंड वार्ष मिलता था। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या किए गए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब ये गवर्नर जनरल है प्लस 4 सदस्य हैं, ये कहाँ का प्रशासन करेगा, ये बंगाल का प्रशासन करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा क्यों, देखिए अभी इससे पहले द्वैत शासन लगा रखा था 1765 से 1772। तो द्वैत शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी पर्दे के पीछे थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कौन सा प्रशासन शुरू किया, प्रत्यक्ष प्रशासन शुरू किया है। यानी प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और शासन शुरू कर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत हो रही है। दूसरा, अगर जो इसमें हम बात करें कि निर्णय बहुमत से होने थे, हम बिल्कुल ठीक बात है, इसमें हमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 2 और प्रेसिडेंसी भी तो है। कौन कौन सी, एक है बम्बई और एक है मद्रास। देखिए, हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया 1726 में बम्बई और मद्रास अपने लिए कानून बना सकते थे। हाँ, तो बंगाल गवर्नर जनरल केवल अधीक्षण करेगा। ठीक बात है, अधीक्षण का मतलब केवल बंबई और मद्रास की जो ये परिषद बनी है 1+4, बंगाल में जो परिषद बनी है 1+4 की, ये बंबई और मद्रास का केवल और केवल सुपरविजन करेगी। इससे ज्यादा इंटरफेयर करने की इसकी शक्ति नहीं है। यानी अपने अपने क्षेत्र में कानूनों के निर्माण और लागू करने में बंबई, मद्रास और बंगाल अलग अलग हैं। चलिए, इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, कहीं उच्च न्यायालय भी लिखा होता है, जिसमें 1+3 थे, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य। ठीक बात है। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में घोषणा होगी, 1774 में बन जाएगी, है ना। सुप्रीम कोर्ट कब बन जाएगी, 1774 में बन जाएगी। तो पहले न्यायाधीश कौन होंगे, पहले न्यायाधीश होंगे एलिजा, इन पे पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे। और ये 3 लोग कौन कौन से थे, 3 लोग थे चैम्बर्स। ठीक बात है, एक थे चैम्बर्स, एक थे आपके लिमेस्टर और एक थे आपके हाइड।
ठीक बात है। लिमेस्टर हाइड थे, ये 3 लोग थे और ये मुख्य न्यायाधीश थे। अब एलिजा इम्पे को मैं आपको बताऊं, जो चीफ जस्टिस है एलिजा इम्पे को पता है कितना वेतन मिलता था? 8,000। और जो अन्य 3 थे, 3 को कितना मिलता था पता है आपको? 6,000। तो आप देखिए, जबकि गवर्नर जनरल को कितना मिल रहा था? गवर्नर जनरल को 25,000 मिल रहा था, अगर याद हो आपको। और अन्य को कितना मिल रहा था जो पार्षद थे गवर्नर जनरल को? 10,000। यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद के अन्य सदस्य भी न्यायाधीश से ऊपर हैं, अगर आप देखें पद क्रम में। तो ये बहुत सी ऐसी विसंगतियां हैं जो टकराव को जन्म देंगी, मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए, ये मुख्य काम थे इसमें। चलिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो व्यवस्था बताई गई मैंने आपको बता दिया। अब आपसे पेपर में पूछता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की आलोचना क्या है, तो मैं आलोचना कर देता हूं। चलिए देखिए, पहला तो हमने पढ़ा गवर्नर जनरल और एक परिषद थी। अब इसमें निर्णय कैसे होना था? निर्णय बहुमत से। अब निर्णय बहुमत से होना था तो ये भी एक कारण था, निर्णय हो नहीं पाता था। गवर्नर जनरल और उसके परिषद के सदस्यों में टकराव रहने लगा और प्रशासन काफी समय तक अव्यवस्थित रहा। ठीक है, नंबर 1 आलोचना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। नंबर 2, आपने देखा न्यायालय बना दिया गया। अब न्यायालय में कानून कौन सा लागू होगा ये तो बताया नहीं आपने, कि ब्रिटिश कानून लागू होगा या भारतीय कानून। पहले क्या था? इससे पहले ये था कि जो कानून लागू होते थे वो भारतीय कानून लागू होते थे और फौजदारी तो मुस्लिम कानून लागू होता था। तो न्यायालय कैसे काम करे, ये बड़ी अव्यवस्था फैल गई कि नहीं कानून कौन सा लागू हो। ठीक होगी बात। नंबर 2। नंबर 3 बात करूं, आपने देखा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है और एक न्यायालय है। न्यायालय कहां पे काम करेगा? देखिए, कानून ये भी बनाती है, कानून ये भी लागू करता है, घोषणा आज्ञा ये भी देता है और ये भी कानून लागू करता है, कानून बनाती है परिषद। अब ये बताइए, इनमें टकराव शुरू हो गया। कहने लगा तू मेरे क्षेत्राधिकार के अधीन है। परिषद क्या कहने लगी? गवर्नर जनरल कि न्यायालय मेरे अधीन है। आप वेतन भी देख लीजिए, वैसे ही लग रहा है आपको जैसे न्यायाधीश छोटा है। न्यायालय कहने लगा गवर्नर जनरल और परिषद मेरे अधीन है। तो टकराव शुरू हो गया इन दोनों के बीच में, तो ये भी बड़ी समस्या बनी रही। ठीक बात है। चलिए, नंबर 4, अब गवर्नर जनरल की परिषद ने कानून बनाया। ठीक बात है, तो कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट कहने लगा मुझसे चेक कराओ। यानी कि आपको कानून बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। गवर्नर जनरल कहने लगा मैं तेरे प्रति क्यों उत्तरदायी होता? तो इनमें क्या हो गया? टकराव हो गया। ठीक बात है, यानी कि न्यायालय परिषद के अधीन है या परिषद न्यायालय के अधीन है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया और बड़े टकराव की स्थिति बन गई। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में टकराव, गवर्नर जनरल की परिषद और न्यायपालिका के बीच टकराव, स्थिति इतनी दोहराव आ गया कि बड़ी अव्यवस्था बन गई। तो इसके लिए क्या करा? इसके लिए शीघ्र ही 1781 का संशोधन करना पड़ा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करना पड़ा 1781 के एक्ट द्वारा। ठीक बात है। अब क्या किया गया इसमें वो देख लेते हैं और हमारा ये एक्ट पूरा हो जाएगा। नंबर 1 बात, क्या परिषद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। न्यायालय के क्षेत्र से बाहर, यानी गवर्नर जनरल जो है अब वो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगी। ठीक बात है जी। नंबर 2, न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी तो एक समस्या थी। अब न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्पष्ट किया गया, न्यायालय का क्षेत्र स्पष्ट किया गया। और क्या कहा गया? ये कहा गया कलकत्ता के निवासी न्यायालय के क्षेत्र आएंगे, न्यायालय के अधीन है, उसके बाहर के नहीं। ठीक है, न्यायालय कलकत्ता के बाहर के तभी आएंगे जब दोनों पक्ष राजी हों, तभी उनका मामला कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, अन्यथा केवल और केवल कलकत्ता के निवासी ही न्यायालय के अधीन आएंगे। ठीक होगी बात। चलिए, नंबर 3 ये कहा गया कोई केस आएगा ना, प्रतिवादी
प्रतिवादी मतलब वादी जिसके ऊपर केस लाया जाता है, प्रतिवादी जो लाता है, प्रतिवादी का निजी कानून को मान्यता दी गई। एक समस्या ये भी थी कि ब्रिटिश कानून के अनुसार न्याय करेगा कि स्थानीय, तो ये कहा गया निजी कानून के, यानी कि जिसके हिसाब से केस है, मुस्लिम है, हिंदू है, तो उसी का कानून लागू किया जाएगा, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, कानून लागू करते समय रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक बात है। ये स्थानीय रीति रिवाज क्या कहते हैं, उनके हिसाब से कानूनों में संशोधन किया जा सकता है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से थोपा जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सरकार के विरुद्ध विद्रोह खड़ा हो सकता था। ठीक है, इसलिए ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कहा गया कि अपील हो सकती है। अपील कहाँ होगी, गवर्नर जनरल की परिषद में। अगर कोई प्रांतीय न्यायालय से अपील कहाँ होगी, गवर्नर जनरल की परिषद में। प्रांतीय न्यायालय से अपील गवर्नर जनरल की परिषद में। और इससे भी ऊपर, अगर 5,000 रुपए से ऊपर का मामला है तो ब्रिटिश सम्राट के यहाँ पे अपील। ठीक बात है, सम्राट के यहाँ पे अपील कब होगी, जब 5,000 से ऊपर का मामला है। अन्यथा प्रांतीय न्यायालय से अपील सीधा गवर्नर जनरल की परिषद में हो सकती थी। ठीक बात है। नेक्स्ट देखिए, एक टकराव ये भी था, गवर्नर जनरल कानून बनाता और सुप्रीम कोर्ट कहता कि मैं देखूंगा उसे, तो गवर्नर जनरल कानून बनाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट की परिधि से बाहर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी जांच नहीं करेगा। गवर्नर जनरल अपने पद पे रहते हुए कोई भी काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार से बाहर रहेगा। ठीक होगी बात। तो ये व्यवस्था की गई 1773। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1781 में जो संशोधन हुआ है उसमें क्या हुआ है, संशोधन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसे 1781 के संशोधन द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया है। 1781 का संशोधन अधिनियम केवल और केवल 1773 की कमियों को सुधारने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैंने लगभग सभी चीजों पर डिस्कस कर दिया है। आप बताइएगा कैसा लगा ये। अच्छा लगा तो ठीक है, मैं फिर आगे भी लगातार बनाता रहूंगा वीडियो इस पर। ठीक है, थैंक यू।